हेलो एवरीवन। आज की कहानी है नाती की सूझबूझ। अपनी माँ की बाजू से शॉल हटाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न था। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। आज बहुत दिनों बाद पूनम अपनी माँ सरोज जी से मिलने आ रही थी। मन ही मन टीवी की बीमारी से पीड़ित अपनी बूढ़ी माँ की चिंता उसे सताती रहती थी, परंतु वो अपने मायके ज्यादा नहीं आती। वजह थी उसकी भाभी का रूखा व्यवहार। लेकिन जब स्वयं को रोक पाना उसके लिए कठिन हो जाता तो सब कुछ भूल कर आ जाया करती। पूनम का मायका उसके ससुराल से 2 घंटे की दूरी पर था और उसके मायके में उसकी माँ के अतिरिक्त उसका इकलौता भाई और भाभी थे। पूनम अपने भाई से 4 वर्ष बड़ी है। उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 18 वर्ष है और वही विवाह के 4 वर्ष बीत जाने पर भी उसके भाई और भाभी को कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही पूनम ने घर में प्रवेश किया तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी भाभी जया बाहर निकल कर आई तो उसे देखते ही मुंह बना लिया। फिर नकली हंसी के साथ नमस्ते प्रणाम की औपचारिकता पूरी की तो पूनम बोली, भाभी माँ कहाँ है? दीदी मम्मी जी तो अपने कमरे में सोई है, कहते हुए जया रसोई घर में चली गई। अरे सूरज सिर पर आ चुका है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। अपनी माँ के कमरे में आते ही पूनम बोली, माँ तबीयत तो ठीक है न तुम्हारी? कहते हुए पूनम ने एकाएक अपनी माँ की ओर देखा। चेहरे पर केवल झुर्रियों का जाल बिछा था और हड्डियां चमड़ी से बाहर निकलने को आतुर थी। माँ का शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था। कुछ वर्ष पहले तक तो माँ बुढ़ापे में भी चुस्त दुरुस्त थी। न जाने इन 4-5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया था कि माँ बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी। तभी सरोज जी बेटी को देखते ही अपने चेहरे पर हल्के मुस्कान बिखेरते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ बेटी, तू सफर से थक कर आई होगी, कुछ चाय नाश्ता लिया या नहीं? लेटे लेटे ही सरोज जी कांपते स्वर में बोली तो पूनम ने अपनी लेटी हुई माँ के माथे पर हाथ रखा। फिर नारी की गति देखी, सब कुछ सामान्य था। अरे क्या हुआ? डॉक्टर की तरह मुझे जांच क्यों रही हो? कहते हुए सरोज जी ने मुस्कुराने का असफल प्रयास किया। तभी पूनम अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या बात है? बुढ़ापा है बेटी, अब इस उम्र में तो यह सब लगा ही रहता है। बेटी को आया देख। सरोज जी जैसे ही उठने लगी तो पूनम उन्हें बाजू पकड़कर उठने में मदद करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ को हाथ लगाया उसी समय सरोज जी के मुंह से एक चीख निकली और वो दर्द से कराहने लगी। पूनम यह देखकर हैरान थी कि हाथ लगाने भर से ही उसकी माँ को दर्द कैसे हो सकता था। माँ के विरोध के बावजूद कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू से शॉल हटाई और गौर से देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना न था। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। ये कैसे हुआ? पूनम ने चकते हुए कहा। तभी सरोज जी अपने दरवाजे की तरफ चूर निगाह से देखा। इससे पहले कि सरोज जी कुछ बोलती, दरवाजे से जया चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आई और तपाक से बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, चलते चलते संतुलन बिगड़ गया था इसलिए गिर गई थी। कहते हुए उसने सरोज जी के बाजू को शॉल से दोबारा ढक दिया और फिर ऐसी निगाह से देखा कि सरोज जी की रूह तक कांप गई। अपनी माँ की जवाब पर पूनम उसे प्रश्नवाचक निगाह से देखने लगी। इस बात पर यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर बोली, कोई दवाई ली कि नहीं? हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई लाकर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। यह बातें अभी चल ही रही थी कि पूनम का भाई राज कमरे में अंदर आया और पूनम ने उससे पूछा, भाई माँ को इतनी चोट आई है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले कि उसका भाई राज कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी जया ने ही दे दिया और बोली, दीदी हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते रहे। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी हैं, मायके में नहीं। हमें अपना घर का खर्च भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई न कोई मेहमान भी आया रहता है। आप लोगों का क्या है? सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है और 1-2 साल में आपके बेटी की भी अच्छी खासी नौकरी लग ही जाएगी। भाभी की यह बात सुनते ही पूनम का मन करवाहट से भर उठा। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीने में जहर पीने के बराबर लग रहा था।
पूनम का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ को अपने साथ रखे, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था, जहाँ उसके सास ससुर भी उन लोगों के साथ रहते थे, और घर था 2 कमरों का, जहाँ एक कमरा पूनम और उसके पति का था तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर के पास था। बेटे को पढ़ाई करने के लिए भी हॉल में बैठना पड़ता था, और शहर में बड़ा सा मकान लेना कोई खाला जी का तो घर था नहीं। अब ऐसे में वो अपनी माँ को कहाँ रखती, कहीं अपने ससुराल में ही कलह कलेश ना शुरू हो जाए, यह सोचकर वो चुप रहती। पूनम ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे वहाँ बिताए, और जितनी भी देर अपनी माँ के पास बैठी उसकी भाभी की नजर बस उन दोनों पर बनी हुई थी। पूनम ने भी महसूस किया कि घर में कुछ भयंकर गड़बड़ चल रही है, और माँ इतनी मजबूर हो चुकी है कि मुंह खोलने से भी डर रही है। भरी आंखों से जब पूनम अपने घर वापस जाने को उठी खड़ी हुई तो उसका भाई बोला, चलिए दीदी, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और घर से बाहर निकलकर उसने कार स्टार्ट की। उस समय उसकी भाभी जया रसोई घर के दरवाजे पर चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी। जैसे ही पूनम दरवाजे तक पहुंची तभी पीछे से उसकी भाभी की भुनभुनाने की आवाज आई, मेहमान है तो मेहमान बनकर रहिए, ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है हमारे घर में। अपमान का कड़वा घूंट पीकर पूनम दबदबा आंखें लिए घर से बाहर निकल आई। मायके से ससुराल के सफर में दोनों भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे, फिर कुछ झिझक कर पूनम बोली, भाई एक बात पूछूं, जब माँ को चोट आई थी तो क्या उस वक्त तुम घर पर थे? नहीं तो, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? भाई, मुझे लगता है कि माँ को वो चोट गिरने से नहीं लगी है, लेकिन दीदी मैंने माँ से पूछा कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वो गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। लेकिन मुझे शक है कि बात कुछ और ही है, और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही है। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो हम सब भली भांति परिचित है। पूनम की बात सुनकर राज बिगड़ते हुए बोला, दीदी अब आप बात का बतंगड़ मत बनाइए, पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है। पहले ही सास बहू के झगड़े के कारण मैंने बहुत कुछ झेला है। आपको सब कुछ मालूम तो है कि जया ने छोटी सी बात पर दहेज का ऐसा झूठा केस बनवाया था कि हम लोगों को हवालात की भी सैर करवा दी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने पिछले कुछ वर्षों में। उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप उठता हूँ। लेकिन दीदी अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर पूनम ने उसे कुछ न कहना ही मुनासिब समझा, लेकिन मन ही मन बहुत से विचार चल रहे थे। उधर अपने पति और ननद के घर से बाहर निकलते ही जया अपनी सास के कमरे में आई और सरोज जी को बाजू से पकड़कर जोर से झकझोर दिया। चोट के कारण सरोज जी के मुंह से जोर से चीख निकली। तभी जया रोबदार आवाज में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करूंगी अपनी बेटी से? जया की करती आवाज सुनते ही सरोज जी की रूह कांप उठी। तभी आंखें बड़ी करते हुए जया बोली, एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। नहीं बहू, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। सरोज जी डरी आवाज में बोली, हाँ और बताना भी मत, नहीं तो। जया ने चेतावनी दी और फिर बोली, यह क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन पड़े हैं, यह सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ। सरोज जी भयभीत नजरों से अपनी बहू की तरफ देखने लगी। तभी जया बोली, आती हो या फिर डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? नहीं नहीं, आती हूँ बहू, सरोज जी कांपते हुए बोली, और हिम्मत न होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ खड़ी हुई और सारा काम करने लगी। दरअसल राज और जया का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कुछ ही मुलाकातों में दोनों ने तय कर लिया था कि वे दोनों शादी करेंगे तो केवल एक दूसरे से ही। सरोज जी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि जया और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता ना करने की सलाह दी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी राज नहीं माना। उधर जया ने भी जिद ठान ली कि वह शादी करेगी तो केवल राज से। आखिरकार परिवार वालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और जया इस घर में बहू बनकर आ गई। राज चाहता था उसकी शादी के बाद उसकी माँ को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाले, लेकिन जया को न तो घर का काम करना पसंद था और न ही घर में रहना।
कुछ समय तक तो वह संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना, फिजूल खर्ची करना है उसकी आदत बन गई थी। अक्सर राज के काम पर जाने के बाद वो घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस लौट कर आती थी, और जब भी घर पर रहती तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। सरोजी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती है तो जया उल्टा उन पर ही बरस पड़ती है, और जब उन्होंने अपने बेटे को बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि क्रोध की अधिकता में राज ने अपनी पत्नी के मुंह पर जो 2-4 तमाचे जड़ दिए। फिर तो घर में जैसे महाभारत ही छिड़ गई, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि राज और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए जया ने अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस करवा दिया। जया के पिता पुलिस में थे, बस फिर क्या था। दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत माँ और बेटे को ऐसी ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिसमें पुलिस रिमांड भी बनता था। ढेरों पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा, और उसके बाद तो जया का उस घर में राज ही राज हो गया, और सरोज जी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसकी किए गए अत्याचार का भी वह कोई जवाब न दे पाती थी और न ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन पूनम को उसने घर छोड़ने के बाद जब रात शाम को घर पहुंचा तो उस समय जया घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई थी। यह सोचकर राज माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रहकर उसके दिमाग में झकझोर रही थी। राज ने कमरे में यहाँ वहाँ देखा, फिर 1-2 मिनट सोचते रहने के बाद उसने माँ के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी। दरअसल सरोज जी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो राज को भी पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती है। राज ने वो डायरी निकाली और खोल कर देखी तो पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफर। अपनी माँ के जीवन की बहुत सी खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर राज मुस्कुराने लगा। तभी उसने माँ की डायरी में पढ़ा कि कैसे उसकी माँ एक दबंग औरत की भूमिका निभाती थी, कैसे मैं अपने पति के मोहल्ले वालों से झगड़ा होने पर अपने पति के साथ अकेली खड़ी, सबसे अकेले लड़ गई थी। एक उनके मोहल्ले में किसी बाइक वाले ने एक बच्चे को धक्का मार दिया था, सबसे पहले वही खड़ी थी। तब से किसी भी तरह की समस्या होने पर मोहल्ले वाले उनको ही याद करते थे। राज अपनी माँ के कई ऐसे किस्से पढ़कर खुश हो रहा था कि जिसमें माँ की दबंगई पता चल रही थी। फिर अपना जिक्र देखकर वो और भी अधिक खुश हुआ। आज मेरे बेटे राज की शादी का दिन है। लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर सरोज जी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था, जिसे पढ़कर राज के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गरम चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले। हे ईश्वर, हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। राज यह सब पढ़कर स्तब्ध रह गया। अपने कमरे में आकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस माँ से वह इतना प्यार करता था, जो अपने समय में इतनी हिम्मत रखती थी कि अकेले ही सबसे भिड़ जाती थी, उस माँ ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे हैं। यह सोच सोच कर उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि यह जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज आई। जया के आने की आहट सुनकर उसने डायरी को छुपाया और अपने आंसू साफ करके जैसे तैसे स्वयं को संयत किया। उसका एक दिल तो किया कि अभी जाकर इस औरत का गला दबा दो, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब राज बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन को फोन किया और रोते हुए माँ के डायरी में लिखी हर बात का जिक्र किया। यह सब सुनकर पूनम की आंखों में खून उतर आया। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया और वह धम से जमीन पर बैठ गई। पूनम का बेटा पंकज ने जब अपनी माँ की यह हालत देखी तो हैरान रह गया।
माँ आखिर हुआ क्या है? 18 वर्ष का पंकज ने कारण जानने का उद्देश्य से पूछा, लेकिन पूनम तो कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर उसने अपनी माँ यानी पंकज की नानी पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपने बेटी को बताई। यह सुनकर पंकज भी हैरान था। फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल है मेरे पास, लेकिन बेटा बिना किसी पुख्ता सबूत के कुछ किया भी नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते, इससे पहले भी वह तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत मिल जाएंगे। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करते जाओ। बेटी की बात सुनकर पूनम भी आश्वस्त हुई और उसने अपने भाई को फोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। राज को अपने भांजे की बात पसंद आई और वह 2 दिन बाद भी पूनम अपने बेटे पंकज को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके आ पहुंची। पूनम को फिर से वहां देखकर जया चौंक गई। क्यों दीदी, 2 दिन में ही अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि फिर दोबारा यहाँ आदम की? व्यंग कसते हुए जया ने पूनम को तिरछी निगाहों से देखा तो पूनम बोली, वो क्या है ना कि पंकज को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना है, इसलिए जाने से पहले उसका बहुत दिल था नानी से मिलने का, तो हम चले आए। और भाभी, इस घर में हमारा इतना वक्त तो बनता है ना? हाँ, क्यों नहीं, रूखी सी मुस्कान के साथ जया बोली और अपने कमरे में चली गई। रात को राज घर लौटा तो अपनी पत्नी जया से बोला, जया, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो क्यों न कल हम बाहर कहीं घूमने चले, और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए तो दीदी यहाँ है ही। जया को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। यह सुनते ही वो बहुत खुश हो गई और अगले ही दिन दोनों घर से निकल गए। पूनम और पंकज के पास केवल शाम तक का समय था। पंकज एक तेज तर्रार लड़का था, टेक्नोलॉजी का उसे बहुत ज्यादा आइडिया था। मामा मामी के जाते के पश्चात उसने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से सारा सामान निकालने लगा और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी पूनम बोली, बेटा, मुझे तो डर लग रहा है, तुम्हारी मामी बहुत चालाक है। अगर उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ पर कैमरा लगा है तो सबसे पहले वो कैमरा तोड़ेगी और उसके बाद हमारी जिंदगी में तांडव करेगी, हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर पंकज बोला, अरे माँ, तुम क्यों घबराती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज भी है, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकाल कर बोला, यह देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है, नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसका डिवाइस भी मैं ऐसी जगह छुपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी, और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। और पंकज ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए। सरोज जी के कमरे में भी लगी घड़ी में भी कैमरा फिट कर दिया और पूनम ने वो घड़ी वापस उसी जगह पर लगा दी। जिस समय माँ बेटा ये सारा काम कर रहे थे तभी सरोज जी सो रही थी, इसलिए उन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ। वहीं पूनम की चिंता और बढ़ गई कि अगर ये बात जया को पता चल गई तो कयामत आ जाएगी। रात के समय राज अपनी पत्नी जया के साथ वापस लौटा। वे दोनों खाना बाहर ही खाकर आए थे, इसलिए जया अपने कमरे में सोने चली गई। पूनम भी खाना बनाकर सबको खिला चुकी थी। बहुत समय बाद सरोज जी को सुकून से खाना खाने को मिला था। फिर राज पंकज के पास आया और धीमी आवाज में बोला, काम हुआ क्या? तो पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है, बस आप मोबाइल में फुटेज पर नजर बनाए रखना, जैसे ही कुछ गड़बड़ होने लगे तुरंत पुलिस को फोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह राज अपनी बहन को छोड़ने चला गया। वापस लौटकर आने में करीब 12 बज गए। घर लौटकर आया तो जया बोली, आखिर आप लोगों का ये क्या चल रहा है? हर रोज आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती है? तो राज ने कहा, यह उसका मायका है और वह जब चाहे जितने दिनों के लिए चाहे अपने मायके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए राज अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी पीछे से पीछे जया आ गई और ऊंची आवाज में बोलने लगी, बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा चाकरी में लगे रहो। फिर राज परेशान होते हुए बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अच्छा वो सब छोड़ो, 3-4 दिन पहले मैंने अलमारी में कुछ पैसे रखे थे, वो मुझे मिल नहीं रहे, क्या तुमने उठाए हैं? राज ने पूछा तो जया बोली, हाँ मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे,
इसलिए मैंने वो सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। यह सुनते ही राज चौंक गया। क्या तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वह पैसे डीलर को देने का वादा किया था। बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसे को हाथ क्यों लगाया? राज भड़क उठा तो जया गुस्से में बोली, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? वह थोड़े पैसे नहीं थे जया, पूरे लाख रुपए थे। कहते हुए राज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस चला गया। इधर सरोज जी अपने कमरे में बैठी हुई बेटा बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी। थोड़ी देर में जया सरोज जी के लिए 2 रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उनके सामने पटकते हुए बोली, जल्दी से खाओ और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ जो आराम फरमाती रहोगी। सरोज जी बोली, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, सांसें फूल रही है। आज मुझसे यह झाड़ू पोछा का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देरी थी कि जया जो पहले ही झगड़े के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी, सरोज जी पर कयामत बनकर टूट पड़ी। अच्छा, अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंकी, फिर उनके बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर पटका और फिर बेलन लेकर आ गई। बेलन को देखते ही सरोज जी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी चीख सुनकर जया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेलन को एक तरफ फेंकते हुए बोली, आज एक ही बार में काम खत्म कर देती हूँ, यह रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए अपना दुपट्टा गले से निकालकर सरोज जी के गर्दन के चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए सरोज जी बोल रही थी, हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि ऐसी बहू मिली? जया अपनी गुस्से का सीमा पार करते हुए सरोज जी के गर्दन में लपेटती हुई दुपट्टे का जोर कसते जा रही थी। सरोज जी के प्राण जैसे निकलने ही वाले हो, तभी धड़ाम से दरवाजा खुला और दौड़ती हुई कुछ महिला पुलिसकर्मी ने जया को धर दबोचा। जया एकाएक पुलिस को देखकर सकपका गई, फिर तुरंत अपनी सफाई में बोलने लगी, मैंने कुछ नहीं किया है, ये तो बस गिर गई थी, मैं इन्हें उठा रही थी। इतने में आवाज आई, झूठ क्यों बोलती हो भाभी? जया ने पलट कर देखा तो पूनम अपने बेटे पंकज और भाई राज के साथ घर में घुसी। घुसते ही सबसे पहले अपनी माँ को उठाकर बैठाया। सरोज जी जैसे ही अपने बच्चे को अपने सामने देखी तो फूट फूट कर रो पड़ी। पूनम और राज ने उन्हें चुप कराया। तभी पंकज अपनी नानी का हाथ पकड़ते हुए बोला, नानी आप तो इतनी बहादुर थी, मैंने आपके दबंगई का किस्सा माँ से सुना है, फिर आप मामी के अत्याचार चुपचाप क्यों सह रही थी? आपने कभी माँ या मामा को क्यों नहीं बताया? तभी सरोज जी अपने नाती के गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा जब एक औरत अकेली होती है तो उसे किसी का भय नहीं होता है, पर जब बच्चे हो जाते हैं तो अपने बच्चे की सलामती और उसके उज्जवल भविष्य के लिए एक माँ हर वो दर्द बर्दाश्त कर लेती है जो उसे नहीं करनी चाहिए। जब तुम्हारे मामा ने इस औरत से शादी करने की जिद ठान ली थी तब मैं उसके खुशी के लिए झुक गई, और फिर जब इसी औरत ने मेरे बेटे और मुझ पर दहेज का झूठा आरोप लगाया था, तब से लेकर अब तक मैं अपने बच्चे की सलामती और उसके भविष्य की चिंता में इसकी सारे अत्याचारों को सहती रही ताकि मेरे कारण मेरे बच्चे की जिंदगी खराब न हो। अपनी माँ के मुंह से इतना सुनते ही राज के सीने में दबा सारा दर्द उसकी आंसुओं के साथ फूट पड़ा। अपनी माँ का पैर पकड़ते हुए बार बार माफी मांगता जा रहा था। तब तक वहाँ जया के पिता जो कि पुलिस में थे वो भी पहुँचते हैं और गरजती आवाज में कहते हैं, ये हो नहीं सकता, मेरी बेटी ऐसा कर नहीं सकती, इस बार भी ये लोग मेरी बेटी को ही प्रताड़ित कर रहे होंगे। तभी पूनम जया के पापा के सामने जा आंखों से आंखें मिलाते हुए बोली, इस बार हमारे पास सबूत है। फिर क्या? सबूत के नाम सुनते ही जया चौंकते हुए बोली, सबूत? कैसा सबूत? तभी पंकज अपना लैपटॉप खोलता है और वहां उपस्थित सभी लोगों को वो वीडियो दिखा देता है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि जया कैसे सरोज जी को मार रही है, उन पर अत्याचार कर रही है। सब अभी पूरे ध्यान से वीडियो देख ही रहे थे कि अचानक से तड़ाक की आवाज आती है। ये आवाज जया के गाल पे पड़े राज के हाथों का दिया गया जवाब था। पूनम को भी जया पर उतना ही गुस्सा आता है। वे अपने हाथों को रोकते हुए बोले, क्यों भाभी, कैसा लगा हमारा तोहफा?
मुझे तो उस दिन ही शक हो गया था जिस दिन मैंने माँ के शरीर पर निशान देखे थे, पर तुम्हारी करतूतों को पकड़ने का कोई उपाय नहीं था। वो तो पंकज है जिसकी सूझबूझ से ये सब संभव हुआ। आज जया के पिता भी अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। सबूत के तौर पर वीडियो क्लिप के साथ साथ माँ की डायरी भी थी। राज ने जया पर ऐसी ऐसी कानूनी धाराएं लगाई कि उसके होश ठिकाने आ गए। आज एक नाती की सूझबूझ से उसकी नानी की जिंदगी बदल गई। सरोज जी की जिंदगी में सुख और शांति लौट आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।